Good morning, students. Today we will discuss about most important topic according to the examination point of view, that is the motion in a vertical circle. आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो क्या करेंगे, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। तो देखो मोशन इन वर्टिकल सर्कल एक्चुअली में होता क्या है, जब हमारा वो सर्कल जो है इस तरीके से वो मूव करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास वायर है, जब ये वायर जो है इस तरीके से मूव करेगी तो दिस पर्टिकुलर फेनोमेनन इज कॉल्ड द वर्टिकल सर्कल, ठीक है। तो इसी को हम स्टडी करेंगे कि वर्टिकल सर्कल जो है वो क्या होता है और कितने हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ये जो वर्टिकल सर्कल है इसका यूज मेनली कहाँ पर हम करते हैं। देखो सर्कल्स हम देखिए कि सर्कल्स में एक साइक्लिस्ट जो है इस तरीके से मूव करता हुआ यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। एक साइक्लिस्ट जो है वो इस तरीके से यहाँ से मूव करता हुआ इस तरफ जाता है, तो ये करेगा इस यहाँ से चलेगा तो यहाँ से होता हुआ फिर इस तरीके से यहाँ पे पहुंच जाएगा साइक्लिस्ट, ठीक है। तो दिस वाली था ये जो आपके पास ये साइक्लिस्ट जो है वो इस तरह से मूव करता हुआ यहाँ पे पहुंच रहा है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टिकल सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब मान लो अगर मैं साइकिल की स्पीड बड़ी कम रखता हूँ, बड़े आराम आराम से लेके जा रहा हूँ, तो क्या मैं इस सर्कल को कंप्लीट कर पाऊंगा? नहीं। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि मेरी स्पीड जो है यहाँ पर बड़ी कम है, ठीक है। अगर स्पीड में बड़ी फास्ट लेके आता हूँ, इस चीज को बड़े साइकिल को बड़े फास्ट से लेके आता हूँ, तो मैं इसलिए इस चीज को क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे डेली लाइफ ऑब्जर्वेशंस हैं कि हम इसको वर्टिकल सर्कल को कहाँ पे यूज करते हैं। और भी बड़ी जगह यहाँ पे हमारे पास मिल जाते हैं, जैसे हमारे पास रोलर कोस्टर हो गया, आपने देखे होंगे, ठीक है। रोलर कोस्टर में इसका यूज किया जाता है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड। अगर मैं यहाँ पे मिनिमम स्पीड मेंटेन करके रखता हूँ तभी मैं इस सर्कल को लूप करते चल जाऊंगा, अदरवाइज क्या होगा, मैं यहाँ पे पहुंचूंगा फिर वापस आ जाऊंगा, यहाँ पे पहुंचूंगा फिर वापस आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट जो है कहाँ से उठाया गया, वर्टिकल सर्कल से। तो आज के हम इस टॉपिक में वर्टिकल सर्कल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वर्टिकल सर्कल्स एक्चुअली में हम लोगों को यहाँ पे इसमें कैलकुलेट करना क्या है, हम लोगों को यहाँ पे निकालना है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी हियर, टेंशन कितनी होनी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। सपोज करो एक स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग के लास्ट एंड में मैंने एक स्टोन को बांध दिया हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ी सी वेलोसिटी देता हूँ तो आपने देखा कि ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और वेलोसिटी देता हूँ तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा अब ये पार्टिकल यहाँ पर जाकर के वापिस आ रहा है, यानी कि पहले की कंपैरिजन में पहले यहाँ तक ही ऑसिलेट कर रहा था, अब ये यहाँ तक जा रहा है। जब मैंने वेलोसिटी को बढ़ा दिया, अगर मैं वेलोसिटी को और ज्यादा बढ़ा देता हूँ तो ये क्या करेगा, इस तरीके से लूप करता हुआ पूरा सर्कल को कंप्लीट करेगा। So we have to calculate in this article what should be the minimum velocity here that you have to provide in order to loop this circle। अगर कोई पार्टिकल को आपको सर्कल में घुमाना है तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए इस पॉइंट पे, ठीक है। तो suppose that this one is called the lowest point। मैंने एक स्ट्रिंग ली, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, r है, और इस स्ट्रिंग के एंड में मैंने एक स्टोन को बांध दिया जिसका मास कितना है, स्मॉल है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पॉइंट मैंने कंसीडर किया था इसका द लोएस्ट पॉइंट है, तो इसको मैं वेलोसिटी मान लेता हूँ v1, ठीक है। मुझे यहाँ पे देखो स्ट्रिंग का केस है, स्ट्रिंग के केस में टेंशन बड़ी होगी, तो टेंशन इन अपर डायरेक्शन इन द वेट ऑफ द बॉडी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बोथ आर काउंटरबैलेंसिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को काउंटरबैलेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है मेरे को, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, जब मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ तो मुझे कितनी वेलोसिटी यहाँ पे देनी पड़ेगी इस ऑब्जेक्ट को। आपने अभी देखा जैसे मैंने जब किया इसको थोड़ा पास रख दिया तो ज़्यादा ऑसिलेट किया, ज़्यादा ऊपर तक गया, तो मुझे ये जानना है कि मुझे कितनी वेलोसिटी यहाँ पे इसको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी ताकि ये पूरे लूप को कंप्लीट कर दे, ठीक है। कंप्लीट करता होगा उसी तरह लेकर जाए। तो यहाँ पे इसको लोएस्ट पॉइंट माना और ये हमारे पास आ जाता है हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। वन इज द लोएस्ट पॉइंट एंड अनदर वन इज द हाईएस्ट पॉइंट। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पे इसमें सारा टेंशन के बारे में निकालना है। टेंशन अगर हम लोगों को मिल जाती तो हम इजीली हर एक चीज वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन का ही रोल मिलता है। टेंशन देखो कैसे, अगर यहाँ पे मैंने स्टोन को बांधा हो तो टेंशन यहाँ पे बड़ी ज्यादा होगी, टेंशन ऊपर की तरफ होगी, स्टोन नीचे की तरफ होगा। जैसे जैसे ये स्टोन इस तरह से जाता जाएगा तो टेंशन की वैल्यू वो कम होती जाएगी, तो यहाँ पे स्लैग्स पड़ जाएगी, ठीक है। अगर वैसे फेंक रहा हूँ इस तरीके से तो यहाँ पे देखो स्लैग पड़ जाएगा। ये स्लैगिंग जो होती है मतलब यहाँ पे टेंशन खत्म हो जाती है, ठीक है। तो मुझे टेंशन निकालनी की, मुझे टेंशन कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि वो कंप्लीट लूप को कवर अप कर सके।
ठीक है। तो यहाँ पे हम इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, पी पॉइंट एट दिस पॉइंट है, ठीक है। पी पॉइंट मैंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट कंसीडर किया कि पार्टिकल यहाँ से चला, यहाँ पहुंच गया पी पॉइंट के ऊपर। आफ्टर कवरिंग ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। नो डाउट टेंशन उसी डायरेक्शन में लगेगी, टेंशन विल रिमेन इन द सेम डायरेक्शन अंदर की तरफ। बट यहाँ पे देखो अब वेट जो है वो तो वर्टिकली टॉर्बड ही लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द वेट। यहाँ पे वेट धीरे धीरे जैसे मैंने इसको लिखा तो वेट की डायरेक्शन नीचे की तरफ ही रहेगी, वेट नहीं चेंज होता है, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना कि वेट इस तरफ चला जाएगा, वेट विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। किस तरफ एक्ट करता है, सेंटर ऑफ द अर्थ, नीचे की तरफ। प्रॉब्लम आ गई इस पॉइंट पे, ठीक है। कैसे, यहाँ पे जब दूसरे काउंटर बैलेंस करते थे कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, टेंशन इस तरफ लग रही है जबकि वेट और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे हमारा काम आएगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का यूज करते हैं। तो ये कंपोनेंट जहाँ पे एक्चुअल में मास को होना चाहिए था, इसके वेट को होना चाहिए था, ठीक है। तो ये कंपोनेंट किसका काम करेगा, mg cos थीटा। दिस कंपोनेंट विल आल्सो बी एट एन एंगल ऑफ थीटा, से उसी एंगल पर ही ये भी अलाइन होगा, ठीक है। और एग्जैक्ट इसके 90 डिग्री के एंगल पर कौन सा कंपोनेंट आता है, दैट इज mg sin ऑफ थीटा। और ये sin थीटा जो कंपोनेंट है ये क्या कर रहा है, इसको वापस इसके ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करने के लिए हेल्प करवाता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो कि सारी की सारी इसकी डायग्राम हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली, क्लियर होगी बात ये, ठीक है। अब हम टेंशन को कैलकुलेट करते हैं। टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इस कंपोनेंट को देखते हैं। देखो टेंशन और एंटीकोसिटा एक दूसरे से अपोजिट है, जबकि ये पार्टिकल कैसा है, कैसे घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है। और सर्कुलर में कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसको कौन सी फोर्स मिलती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स मिलती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ एक्ट कर रही है, इनसाइड द सर्कल, यानी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय these two component t and mg cos theta। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा t minus of mg cos of theta। ऐसा क्यों, क्योंकि t अंदर की तरफ एक्ट हो रहा है जबकि mg cos theta बाहर की साइड में है, ठीक है। तो t का अमाउंट जो ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि अगर t का अमाउंट ज्यादा नहीं हुआ तो क्या करेगा, पार्टिकल बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकल का अमाउंट क्या होगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने t जो वो बड़ा है और mg cos थीटा का अमाउंट छोटा है, इसलिए मैंने t में मैंने mg cos थीटा को माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब ये हमें टेंशन निकालनी, तो टेंशन t इज इक्वल टू fc प्लस ऑफ mg cos ऑफ थीटा लिख दूं। इसको डायरेक्ट इस तरफ देखते आया हम, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास। अब टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²। अब देखो p पॉइंट के ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो p पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी मान लेता हूं पार्टिकल की v2। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने वेलोसिटी दी तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम तो हो रही है, ठीक है। और अल्टीमेटली अगर यहाँ तक पहुंचेंगे तो इसकी वेलोसिटी कहीं इस पॉइंट में जाकर के 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी कितनी कंसीडर की, v2 कंसीडर की, क्योंकि वेलोसिटी सेम ही रहेगी। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, अल्टीमेटली हाईएस्ट पॉइंट में जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो बन जाएगा mv² अपॉन r प्लस ऑफ mg cos ऑफ थीटा। तो ये बन गई मेरे पास इक्वेशन। बट इस इक्वेशन में एक और प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आई, देखो जब हम लोएस्ट पॉइंट पे इसको वेलोसिटी दी थी v1, तो उसके बारे में तो मेरे को पता था, लेकिन जब मैं किसी इंस्टेंट के ऊपर पॉइंट p माना है तो मुझे यहाँ पे पता थोड़ी ना कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 वेलोसिटी किसके बराबर है, ये थोड़ा ना पता है मेरे को सिर्फ ये पता है कि जब मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी थी, v1 वेलोसिटी जब दी थी उसको मैंने ज़र्ब दिया था, मुझे पता था कि वो कितनी वेलोसिटी के साथ मार रहा हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये अमाउंट पता है लेकिन v2 की वैल्यू नहीं पता है। तो अब इस v2 की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज द अननोन फैक्टर। ये सारा ये v2 जो वेक्टर है हमारे पास अननोन फैक्टर है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, वी विल यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पढ़ा हुआ है हम ऑलरेडी। मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट L प्लस मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट P, यानी कि इस पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वही इस पॉइंट पे होगी। अभी पढ़ा ना, इससे लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा इसके मैकेनिकल एनर्जी के
बारे में कि मैकेनिकल एनर्जी कहीं पे कैलकुलेट करो वो सेम वही ही रहेगी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी किसका सम होती है, इट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट L, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। अब देखो L पॉइंट पे है, L पॉइंट पे मेरे इसको वेलोसिटी कितनी थी v1, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/2 m v1 स्क्वायर प्लस व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। अब देखो पार्टिकल यहां पे इसका रेफरेंस पॉइंट भी तो यही है, रेफरेंस पॉइंट यही है, तो इसका मतलब इसकी हाइट तो कुछ भी नहीं है, हाइट क्या 0 है। तो जब हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, वेलोसिटी कितनी है p पॉइंट के ऊपर v2 मान रहे हैं हम लोग, v2 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। अब देखो इसको मैंने यहां पे एक्सटेंड कर देता हूं यहाँ तक, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने हाइट कवर कर ली है कितनी, ऐसे हाइट कवर की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ mgh, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट तो ये है सरफेस के, सरफेस से कितनी हाइट तक पार्टिकल उठ चुका है, हाइट कितनी कवर की है, h हाइट कवर कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/2 m v1 स्क्वायर is equal to 1/2 m v2 square plus of mgh। लेकिन हमारा टास्क क्या था, हमें तो v2 की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अरेंज करके मैं v2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। कैसे, देखो 1/2 इसको मैं लिख देता हूँ 1/2 m v1 square is equal to, यहाँ पे 1/2 m कॉमन ले लेता हूँ, 1/2 m कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा v2 square प्लस ऑफ 2 तो 1/2 तो था नहीं, यहाँ पे m तो निकल गया बाहर, तो 2 था नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो gh, हट गई ये, तो यहाँ पे बचेगा v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2gh। तो v2 की वैल्यू देखो कितनी बन गई, यहाँ पे मेरे पास v2 v2 स्क्वायर इसको डायरेक्ट कर से जब तो बन जाएगा v1 स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh। प्रॉब्लम होगी ना सॉल्व, क्योंकि मुझे सिर्फ v1 की वैल्यू पता थी, v2 की वैल्यू तो पता ही नहीं थी, तो मैंने सारी की सारी वैल्यू को कन्वर्ट कर दी इसमें v1 में। तो v2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, v1 स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh। अब इस वैल्यू को डाल इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो टेंशन कितनी बन के आ रही है मेरे पास, m/r v1 v2 की वैल्यू देखो कितनी बनी है, v1 स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh प्लस ऑफ mg cos of theta, which is the general equations of the tension। इस स्ट्रीम में, इस पूरी स्ट्रीम में किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको टेंशन कैलकुलेट करनी है तो ये जनरल इक्वेशन बन गई हमारे पास। अगर ये इक्वेशन आप लोगों को याद आया तो यू कैन ट्रैक और यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन। इस इक्वेशन के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दो, आपके हर क्वेश्चन जो वो सॉल्व हो जाएंगे यहीं से ही, ठीक है। तो ये टेंशन आ गई हमारे पास, कौन सी जनरल इक्वेशन बनी है, जनरल इक्वेशन, ठीक है। ये जो टेंशन की जो हमने इक्वेशन बनाई है, इसी इक्वेशन का यूज करके हम किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंशन अगर हमें कैलकुलेट करनी है, चाहे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, हम हर एक पॉइंट के ऊपर उस चीज की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। टेंशन निकाल लिया हमने, जनरल इक्वेशन जो बनानी थी हमें टेंशन की, वो कैलकुलेट कर ली है। अब हम किसी भी पॉइंट के ऊपर इजीली इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको कैलकुलेट। अब मान लो मेरे को टेंशन निकालनी एट द लोएस्ट पॉइंट, तो यहां पे निकालनी है, ठीक है। टेंशन एट पॉइंट एट लोएस्ट पॉइंट पे। तो देखो लोएस्ट पॉइंट पे मुझे कुछ एक पैरामीटर सेटअप करने पड़ेंगे। जब मेरा पार्टिकल यहां पे था तो ये मेरा ओरिजिनल पोजीशन थी, तो यहां पे एंगल कितना होगा 0, यहां पे एंगल कितना है 90, यहां पे एंगल कितना बना 180, यहाँ पे एंगल कितना बना 270, तो वापस यहाँ पर मुझे कितना बनेगा 360। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ TL से, विल बी इक्वल टू द m/r, ठीक है, v1 स्क्वायर माइनस ऑफ 2g। h कितना है यहाँ पे बताओ मेरे को। ये मेरे पास पार्टिकल है, पार्टिकल यहीं पे है, तो इस पार्टिकल की हाइट इस रेफरेंस पॉइंट के कितनी होगी 0 होगी, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 प्लस m इंटू जी। एंगल कितना बताया, जब आप m पॉइंट के ऊपर हो तो एंगल कितना है 0 डिग्री, तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री।
ठीक है, अगर साथ में सेपरेटली लिखना है कि यहाँ लिख सकते हो h इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लो। टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट m अपॉन r कितना बचा यहाँ पे, v1 स्क्वायर बच गया यहाँ पे, प्लस ऑफ m इंटू जी cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। कैसे, m अपॉन r कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर बचेगा मेरे पास v1 स्क्वायर प्लस m बाहर चला गया है g into r। So that is the equation for the tension at the lowest point। यानी कि जब आपका पार्टिकल इस सिचुएशन में था, इस सिचुएशन में ऐसे है, पार्टिकल का मास तो कितना भी हो, ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी होगी, तो वो टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे ये है PL इज इक्वल टू मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कितनी लोएस्ट वेलोसिटी आप उसको दोगे। ठीक है, लोएस्ट वेलोसिटी नहीं भी दोगे तब भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कितना हो जाएगा, दैट इज तब बनेगा m अपॉन r v1 स्क्वायर प्लस ऑफ gr। मेरे को बात है, ठीक है, v1 प्लस के 0 भी रखते हो तो ये 0 हो जाएगा, तो r से r बन जाएगा mg आपका वेट, यानी कि जितना आपकी टेंशन थी वेट था उतना ही वो टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है, वही तो आ गया आपके पास। तो लोएस्ट पॉइंट पे कहीं भी आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अभी आ गया लोएस्ट पॉइंट पे हमारे पास टेंशन। उसी तरह से अगर हमें टेंशन निकालनी है कहां पे, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी टेंशन। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालनी है तो यहाँ पे टेंशन एट h लिख देते हैं। ठीक है, इस केस में देखो h जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 2r। क्यों, रेडियस कितना इसका r के बराबर है। ठीक है, तो यहां से जब ये चलना शुरू करेगा यहां पे पहुंचेगा यहां पे, तो इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहां तक कितनी हाइट कवर की पार्टिकल ने, यहां से लेके यहां तक r, यहां से लेके यहां तक r, तो कितना हो जाएगा हाई टोटल h इज इक्वल टू 2r और थीटा कितना होगा अभी बताया 0 डिग्री एंगल, यहां पे पहुंचेगा 90, यहां पे पहुंचेगा 180 डिग्री, तो यहां पे बनेगा 180 डिग्री। जरूरी बात है, तो टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी है, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी है, आप हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पर आप कहीं की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। हाईएस्ट पॉइंट पे देखो कितनी आ रही है, दैट इज m अपॉन r, जनरल इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, इनटू यहाँ था v1 स्क्वायर और यहाँ था 2gh था, तो ये 2gh, h की जगह लिखूंगा मैं 2r। ठीक है, प्लस ऑफ mg cos of 180 डिग्री, what is the value of the cos 180 डिग्री, v1 स्क्वायर 2 into 2 4 gr, cos 180 डिग्री वैल्यू -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा mg cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है, कितनी होती है, -1। तो ये बन गया आपके पास वेक्टर। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन से m अपॉन r कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकाल तो अंदर बचा मेरे पास v1 स्क्वायर और gr बचा, क्योंकि m अपॉन r दोनों साथ कॉमन है तो कॉमन निकल गया है, माइनस ऑफ यहाँ पे देखो m कॉमन निकाल दिए दोनों इक्वेशन से, तो m तो निकल गया लेकिन r तो था नहीं, तो r से साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बनेगी अब किसकी, टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। देखो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी है, यहाँ टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट m अपॉन r। ठीक है, कितना बन जाएगा v1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस gr एक जैसा अमाउंट है लेकिन बन जाएगा -5gr। दैट इज द टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। ये टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट है, ये टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट एंड टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, जब आप इन टेंशंस को कैलकुलेट कर रहे तो आगे का जो आपका प्रोसेस है इन वेलोसिटीज को कैलकुलेट करने का वो ज्यादा टफ नहीं रहेगा। अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस आती हैं। कंडीशंस क्या होती है कि कब पार्टिकल जो है एक कंप्लीट सर्कल को लूप कर देगा, कि उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए दिस पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, या तो फिर वो ऑसिलेट करेगा तो कौन सी ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए कि जिस कंडीशन पे ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने दो फैक्टर निकाल लिए, क्या, टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट एंड टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है मिनिमम स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट फॉर लूपिंग द लूप, कि इस
पॉइंट के ऊपर एल पॉइंट जो है हमारे पास, इसके ऊपर मैं कितनी स्पीड दूं इसको, पार्टिकल को मैं कितनी स्पीड दूं ताकि वो इजीली इस लूप को कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो इसके लिए देखो कंडीशंस क्या बनती है। चल, फॉर द लूपिंग द लूप, फॉर लूपिंग द लूप, यानी कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों लिखा मैंने कि टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको क्या करना है, इस पार्टिकल को क्या करना है, इसको सर्कल लूप करना है, ये पूरा इस तरीके से जाना चाहिए। ठीक हो, समझाइए बात। अगर मैं इसको थोड़ी सी वेलोसिटी देता हूं तो क्या हो रहा है, टेंशन यहां में जाके खत्म हो जा रही है, तो ये वापस आ जा रहा है, टेंशन खत्म होगी ना, सर्कल से पहले ही क्या होगी, टेंशन खत्म होगी। ठीक है, तो ये वापस आ गया, तो फिर से इसको मैं थोड़ी सी और वेलोसिटी देता हूं तो ये कुछ एक और हाइट पे जाता है, इसकी यहां पे टेंशन खत्म हो गई, फिर वापस आ जाए। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मिनिमम स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट, और उसकी कंडीशन क्या है कि फॉर द लूपिंग द लूप टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन, क्योंकि ये पार्टिकल जो लूप तभी कंप्लीट कर पाएगा जब टेंशन रहेगी स्ट्रिंग में। ठीक है, जब टेंशन रहेगी स्ट्रिंग में तो यहां पर ये हाई पॉइंट पे, अगर हाई पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाती तो ब्लैक करके इस तरह से नीचे गिर जाएगा, तो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए यहां पे लिखा है टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पर पार्टिकल जो स्ट्रिंग है उसकी टेंशन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। एक्चुअली ग्रेटर देन नहीं आती है। ठीक है, इक्वल जो है हमारे इक्वल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ आ रही है कि th ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे लिखा मैंने कि मिनिमम पॉइंट पे जो वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, मिनिमम स्पीड द लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड कितनी लूं ताकि पूरे के पूरे सर्कल को लूप कर जाए। तो इसका मतलब अगर टेंशन पहले खत्म हो जाएगी तो ये पार्टिकल वापस आ जाएगा। अगर टेंशन यहाँ पे पहुंचता है तो टेंशन जो 0 नहीं होनी चाहिए, अगर 0 होगी तो वो यहाँ नीचे गिर जाएगा, तो 0 से बड़ी होनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए ये टेंशन। ठीक है, अगर 0 से कम होगी तो इसका मतलब वो नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिर गया तो इसका मतलब वो सर्कल को लूप नहीं कर पाएगा। समझाइए बात ये। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ी सी वेलोसिटी देता हूँ, ये वापस आ गया, इतनी ज्यादा वेलोसिटी दूंगा कि इस तरह से घूम के चला जाएगा, तो क्या होगा, टेंशन जो है इसकी खत्म नहीं हुई, टेंशन क्या रहेगी इसकी, पॉजिटिव रहेगी। जब टेंशन पॉजिटिव है तो इसने इजीली लूप को सर्कल को लूप कर दिया। ठीक है, तो की कंडीशन क्या बताई, th ग्रेटर देन मस्ट बी ग्रेटर देन 0। हाईएस्ट पॉइंट में जो टेंशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे h से जो है h है, th हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, इसको मैं ऐसे लिख दूं m अपॉन r v1 स्क्वायर माइनस ऑफ 5gr ग्रेटर देन इक्वल टू 0। mgr इस तरफ गया तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा क्या, v1 स्क्वायर माइनस ऑफ 5gr ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसके साथ मिल जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो मुझे तो v1 निकालना है, v1 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr। सो v1 देखो कितने हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr अंडर रूट, यानी कि इस पॉइंट पे v1 जो वैल्यू आ रही है मेरे पास कितनी आ रही है, 5gr। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी देता हूं, नॉट इक्वल वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, अगर इक्वल वेलोसिटी होगी तो यहां पे जाकर के यहां तक करेगा ये, उसके बाद वो नीचे गिर जाएगा। तो वेलोसिटी जो होनी चाहिए ग्रेटर देन दिस अमाउंट, इस अमाउंट से ज्यादा होनी चाहिए। तो 5 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, r, जितना आपको वर्टिकल सर्कल चाहिए, जितना आपका वर्टिकल सर्कल होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो इस पॉइंट से, तो उस वेलोसिटी से ज्यादा मान लो, इसको वैल्यू जो आज 10 मीटर मान लेता हूं, 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर मान लेता हूं, तो 5 मीटर 15 इनटू g 500 आया, तो अप्रोक्सीमेटली कितना बन जाएगा ये 2400। ठीक है, यानी 22 के करीब। अगर मेरे पास में वेलोसिटी 22 मीटर, कब 22, जब रेडियस जो है उस वर्टिकल सर्कल का कितना होना चाहिए, 10 मीटर होगा। अगर मुझे उसको कंप्लीटली लूप करते हुए आ जाना है, कंप्लीट सर्कल में लूप करना है, तो कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, ग्रेटर देन दिस वेलोसिटी। ग्रेटर बोल रहा हूं मैं, इक्वल नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, इस चीज का खास करके ध्यान रखना, क्या बोल रहा हूं मैं, ग्रेटर देन 22 मीटर पर सेकंड। अगर इक्वल बोल रहा हूं तो इक्वल का मतलब क्या हुआ, ये जस्ट हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए चाहिए, इसको हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच के ये लूप नहीं कर पाएगा। क्या करेगा कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, फिर यहां से नीचे गिर जाएगा सीधा। तो इसको लूप करना है कंप्लीटली, तो कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, किससे, ये जो अमाउंट आ रहा है, ठीक है, इस अमाउंट से बड़ी वेलोसिटी चाहिए।
इस अमाउंट की वैल्यू जब मैं इसकी सब्स्टिट्यूट की तो 22 आई, तो 22 नहीं लेनी, 22 से ज्यादा देनी है। जब 22 से ज्यादा वेलोसिटी दी तब जाकर के इस कंप्लीट लूप करेगा। समझ आई बात ये? ठीक है, तो दैट इज द मिनिमम वेलोसिटी मस्ट बी गिवन टू द पॉइंट हियर। इतनी मिनिमम वेलोसिटी आपको देनी पड़ेगी इस लोएस्ट पॉइंट में, ताकि ये पूरा पार्टिकल जो है सर्कल को लूप कर सके। समझाई बात सबको ये? ठीक है, तो दिस वन इज द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। अच्छा, अब आप वन बाय वन तीनों वेक्टर्स को निकाल दिया, टेंशन हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट और वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट निकाल दी। अब हमने फाइंड आउट करना है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए इसको लूप करने के लिए। लोएस्ट पॉइंट पे तो ऑब्वियसली हमने निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इतनी वेलोसिटी दोगे तो यहाँ से पास होकर निकल जाएगी। मान लो हमें ये वेलोसिटी बता दी है, हमें पता करना है कि हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए पार्टिकल की ताकि वो इजीली लूप कर जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशंस का यूज करेंगे जो हमने पीछे ड्राइव की थी, कहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके। तो एक इक्वेशन बनाई थी हमने, v2² = v1² - 2g। इस इक्वेशन का यूज करके हम इजीली वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अब वेलोसिटी यहाँ पे v2 तो यहाँ पे मानी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे निकालनी है वेलोसिटी, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ इससे h से, क्योंकि ये तो मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट था। ऑब्जर्वेशन पॉइंट में अब ये भी तो हो सकता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यहाँ पे वेलोसिटी मान लेंगे vh है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ही इसको मैटर करेगी। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू को उठाऊंगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी निकालूंगा कितनी होनी चाहिए। तो v1 मैंने निकाला था, v1 स्क्वायर है तो स्क्वायर सिंपल आ जाएगा 5gr माइनस ऑफ 2gh। हाईएस्ट पॉइंट पे देखो हाइट कितनी होगी यहाँ से, अभी बताया ना, पार्टिकल यहाँ से चल रहा है यहाँ पहुंच रहा है, तो ये r प्लस r कितना हो गया, टोटल 2r हो गया ये। ठीक है, तो कितना बन जाएगा 5gr माइनस ऑफ 2 4gr। तो देखो v हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी बनी है वैल्यू, 5 माइनस ऑफ 4 1 gr, तो vh = gr अंडर रूट। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए पार्टिकल की ताकि वो लूप कर सके, ठीक है, मतलब पूरे सर्कल को लूप कर सके, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो gr अंडर रूट के बराबर। लोएस्ट पॉइंट पे अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो लोएस्ट पॉइंट पे आपको इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, इससे बड़ी वेलोसिटी देनी पड़ेगी ताकि वो सर्कल को लूप कर दे। लोएस्ट पॉइंट पे अगर तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो पार्टिकल पहुंच रहा है उसकी वेलोसिटी जो इतनी होनी चाहिए gr के बराबर। ठीक है, gr के बराबर वेलोसिटी है तो ये इसको लूप कर जाएगा। क्लियर होगी बात ये? तो दीज आर द पॉइंट ऑफ द लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, टेंशंस कितनी है, ये सारा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है।